बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट के बारे में और कॉम्प्लीमेंट के बारे में। इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में। मुझे लगता है कि आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने वो क्लासें देख ली होंगी। अगर नहीं देखा है तो पहले जाइए वो क्लास देखिए। ऑब्जेक्ट के जो 7 टाइप्स हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, वो बातें भी मैं बता चुका हूँ अब तक। कि कॉम्प्लीमेंट बनने का काम सेंटेंस में नाउन करता है, प्रोनाउन करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करता है वो भी मैं बता चुका हूँ। आज मुझे कॉम्प्लीमेंट के बेसिकली किसके बारे में बात करनी है, टाइप्स के बारे में बात। ये बेसिक क्लास है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। चलिए, दीपक, सविता, कौशलेंद्र जी, निखिल, आयुष, चेतना, शिवनंदिनी, एवरीवन। तो मैं जो बता रहा हूँ कि अब आप समझिए कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ, उन बातों का ध्यान रखिएगा। कॉम्प्लीमेंट के आज क्या क्या चीज़ें हमें सीखनी है उनको ध्यान रखें। कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स क्या होते हैं, एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, ये जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जब ये कॉम्प्लीमेंट बेसिकली लिंकिंग वर्ब के टच में आते हैं तो उनको थोड़ा सा हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। साथ ही संग संग थोड़ा सा हम लोग लिंकिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। और फिर लिंकिंग वर्ब के साथ जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट स्पेशली जब हम प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो उस प्रोनाउन की फॉर्म क्या होती है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जब ये सारी चीज़ें हम लोग जान लेंगे इन डिटेल तो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट में और एडवर्ब फ्रेज में डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे। जब ये चीज़ें आपके सामने डिस्कस हो जाएंगी तब जा करके आप बेहतर ढंग से सीख पाओगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में। फिर कॉम्प्लीमेंट जब वॉइस के चैप्टर से रिलेट करता है तो कितना ये हंगामा होता है, फिर ये भी सीखेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों को सीखनी है और होप सो आप सभी लोग इसको सीख भी जाओगे, बड़े आसान तरीके से सीख जाओगे। मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी इतनी चीज़ों पे हम लोगों को अपना ध्यान लेके चलना है। तो मैं शुरुआत जो करता हूँ वो करता हूँ कॉम्प्लीमेंट के टाइप से कि कॉम्प्लीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। देखो भाई, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। कॉम्प्लीमेंट के मैं टाइप्स लिखता हूँ। सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर। अब मैंने लिखा आई एम अ टीचर। अब अगर थोड़ी देर के लिए हम बात करें तो जो ये आई लिखा हुआ है, कल की क्लास में मैंने बताया है, ये सब्जेक्ट है। जो एम लिखा हुआ है ये लिंकिंग वर्ब है। जो अ टीचर लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट है। ये कल की क्लास में मैंने डिटेल में समझाया है। लिंकिंग वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो सब्जेक्ट को उसी के इंफॉर्मेशन से क्या कर देती है, उसी के इंफॉर्मेशन से लिंक कर देती है। उसे कौन सी वर्ब कहते हैं, लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अब थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन को ही अभी समझ रहे हैं, अभी हम टाइप पे नहीं जा रहे हैं। कि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट अगर दोनों एक ही हैं, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वही कॉम्प्लीमेंट है, जो आए है वही टीचर है। अगर कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक ही है तो फिर कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। अगर दोनों एक ही हैं तो फिर कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है, आइए मैं बताता हूँ। नहीं, जो सब्जेक्ट होता है ये ऑलरेडी नोन इन्फॉर्मेशन होती है। और जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये ध्यान रखेंगे हमेशा कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। ग्रामर की भाषा में कहें तो ये स्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, को स्ट्रेस किया जा रहा है, आई एम अ टीचर। अगर मैं कभी सेंटेंस में लिखूं कि राम इज अ ड्राइवर, तो हम राम के बारे में तो जान रहे हैं, राम को तो हम जानते हैं, लेकिन ड्राइवर है
यहाँ पर हम इस बात पे जोर देना चाह रहे हैं, इसीलिए सेंटेंस में जो अराइवल लिखा गया है ये स्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट हमेशा कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा न्यू इंफॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ हम ध्यान रखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट जो न्यू इंफॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लीमेंट जो हमारा न्यू इंफॉर्मेशन होता है वो स्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो न्यू इंफॉर्मेशन होता है। तो कोई ना कोई न्यू इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, नाउन के फॉर्म में, प्रोनाउन के फॉर्म में, वगैरह वगैरह। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल करेंगे, थोड़ा सा हम लोग और समझेंगे इसके जब हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। अगर हम सेंटेंस में आपसे पूछ लें कि भैया एक बात बताओ, आप कहोगे हाँ पूछो। मैं अगर आपसे कहूँ भैया ये जो आ टीचर लिखा गया है, टीचर किसके लिए लिखा गया है, तो आ टीचर किसके लिए लिखा गया है, आय के लिए लिखा गया है। और आय क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के लिए लिखी गई, जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए आया, उसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बच्चों के मन में चल रहा होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो हम जान गए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो सब्जेक्ट के लिए लिखा गया वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो ऑब्जेक्ट के लिए लिखा जाए। जैसे मैं आपके सामने लिखूं, जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, आई अपॉइंटेड हिम अ टीचर। आई अपॉइंटेड हिम अ टीचर। अब इस सेंटेंस में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करें। जो आई लिखा हुआ है क्या है, सब्जेक्ट है। जो अपॉइंटेड लिखा गया है ये क्या है, वर्ब है। जो हिम लिखा गया है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो अ टीचर लिखा गया है ये क्या है। एक एक महाशय तर्क दे रहे थे कि ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। मैं पहले उस तर्क को खत्म करूं, क्योंकि जब तक बेसिक फंडामेंटल नहीं क्लियर होगा कुतर्क वाले कुतर्क करते ही रहते हैं। आई गेव हिम अ पेन। अब भैया ये जो हिम लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट अलग है, ये जो दूसरा लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट अलग है, दोनों एक दूसरे को मैच नहीं करेंगे, देखो। लेकिन ध्यान से देखोगे, जो हिम है वही टीचर है, जो टीचर है वही हिम है। आई अपॉइंटेड हिम अ टीचर। बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो सेंटेंस में व्हाट के रिप्लाई होते हैं, वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं। आई अपॉइंटेड हिम व्हाट, अ टीचर। आई एम व्हाट, अ टीचर। तो जो सब्जेक्ट के लिए लिखा गया वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो इस ऑब्जेक्ट के लिए लिखा गया वो बन गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया एक बात बताना, कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं, तो फटाफट उत्तर दे देना, कॉम्प्लीमेंट आर टू टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्स आर टू टाइप। कॉम्प्लीमेंट दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से, कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया, एक फंडामेंटल क्लियर हुआ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, आई कॉल्ड हिम एज वीरू। आई कॉल्ड हिम एज वीरू। एक हमने और लिखा कि आई नेम्ड हिम एज मोहन। आई सेलेक्टेड हिम
एज आर I selected him as our mentor. I treated him as my friend लिख देते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैं बता रहा हूँ कि जो कॉम्प्लीमेंट होती है वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है। हल्का सा रिवीजन लें। कॉम्प्लीमेंट जो होती है सेंटेंस में, कॉम्प्लीमेंट हमेशा न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, कॉम्प्लीमेंट हमेशा स्ट्रेस्ड इन्फॉर्मेशन होती है। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे तो इसको बताने की क्या ज़रूरत है कि कॉम्प्लीमेंट एक न्यू इन्फॉर्मेशन है, कॉम्प्लीमेंट एक स्ट्रेस्ड इन्फॉर्मेशन है। वो अभी मैं बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर रिलेट करूंगा किस तरीके से, वो उस लिए मैं बता रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट के बारे में थोड़ा सा जान के चलो। मान लो यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं एक टीचर हूँ। मान लो यहाँ पर न्यू इन्फॉर्मेशन ये है कि राम एक ड्राइवर है। मान लो यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं हमें इस बात का ही न्यू इन्फॉर्मेशन देना हो कि नहीं भाई केवल आई ही एग्जिस्ट करता है, मतलब मुझे कोई इन्फॉर्मेशन देनी ही नहीं है, मुझे बस सेंटेंस में इतना बताना है कि भैया मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, बस मुझे इतना बताना है। अब बताओ क्या करूँ। क्योंकि जैसे ही इज एम आर वाज वर को लिखोगे, जैसे सेंटेंस में इज एम आर वाज वर को जैसे सेंटेंस में लिखोगे, इसके बाद जैसे ही कॉम्प्लीमेंट रखोगे। अब समझना, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं, कल अच्छे से समझाया था मैंने। अभी लिंकिंग वर्ब को डिटेल करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन करेंगे जरूर। अब लिंकिंग वर्ब्स हैं ये, लिंकिंग वर्ब्स को समझो। तो लिंकिंग वर्ब है तो अपने साथ तो कॉम्प्लीमेंट पक्का लेके आएगी, कॉम्प्लीमेंट उसको लाना ही लाना पड़ेगा। और जो कॉम्प्लीमेंट होगी वो स्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन होगी, न्यू इंफॉर्मेशन होगी। सेंटेंस में देखो, लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आया, लिंकिंग वर्ब है तो कॉम्प्लीमेंट आया, ये न्यू इंफॉर्मेशन दे दिया गया, टीचर और ड्राइवर। लेकिन अब मुझे ये बताना है कि भैया केवल राम है, हमें केवल इतनी ही बात बतानी है। अब बताओ क्या करें, हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं देनी है। अब क्या करें। तो जब हमें कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं देनी है तो उस सेंटेंस को सही करने का एक तरीका है। मान लो सेंटेंस में मुझे केवल आई एम लिखना होगा तो ये गलत हो जाएगा। इसको ठीक करने का एक तरीका है, इसको ठीक करने का तरीका हम लोग लिख देते हैं इट इज आई, और सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। इसका मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूं, यही इंफॉर्मेशन है, तो यही इंफॉर्मेशन है तो यही न्यू इंफॉर्मेशन बनेगी, यही स्ट्रेस्ड इंफॉर्मेशन बनेगी, यही इम्फेटिक इंफॉर्मेशन बनेगी, तो उसको भी कॉम्प्लीमेंट बनना पड़ेगा। और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए चूंकि इट को लिखा गया, इसलिए यहां पर इट की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, इसको सेंटेंस में पढ़ा जाता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स। तो जब कभी मैं आपकी क्लास लूंगा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स के ऊपर, 3-4 घंटे क्लास लेनी पड़ेगी, मतलब 3-4 दिन लेनी पड़ेगी। तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट्स में मैं आपको इट के ऊपर में, और फिर यहाँ पे देयर क्यों नहीं आया, देयर के ऊपर में डिटेल में विस्तृत में चर्चा करूंगा। अभी कंपटीशन के पैमाने से वो बताना यहाँ पर उचित नहीं होगा, नहीं तो हम लोग कॉम्प्लीमेंट से कहीं ना कहीं भटक जाएंगे। अब थोड़ा सा हम लोग कॉम्प्लीमेंट की तरफ चलें, है ना। कुलदीप कुमार जय हिंद भाई, सूरज रवि सचान जय हिंद, माधव यदुवंशी जय हिंद, अखिलेश सौरभ शिवनंदनी ओके। आई कॉल्ड हिम एज वीरू। अब मालूम है सेंटेंस में दिक्कत क्या है। आई कॉल्ड क्या है, वर्ब है, नेम्ड क्या है, वर्ब है, सेलेक्टेड क्या है, वर्ब है, ट्रीटेड क्या है, वर्ब है। इतना पता होने से पहले एक चीज और पता कर लो, जो हाउ का रिप्लाई होता है वो एडवर्ब होता है। जैसे मैंने कहा आई एम वॉकिंग slowly, so I am walking how, I am walking how, तो ये हाउ का रिप्लाई है ना, तो ये एडवर्ब है। यहां क्वेश्चन मैंने किया है, ध्यान रखेंगे। आई एम वॉकिंग हाउ स्लोली, आई एम वॉकिंग हाउ स्लोली। तो हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब सेंटेंस में मैंने कहा आई कॉल्ड हिम एज वीरू, आई नेम्ड हिम एज मोहन, आई सेलेक्टेड हिम एज आवर मेंटर, आई ट्रीटेड हिम एज माय फ्रेंड।
अब सेंटेंस को सही करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा आई कॉल्ड, मैंने किसको कॉल किया, सेंटेंस में हिम को कॉल किया। किसको नेम किया, हिम को। किसको सिलेक्ट किया, हिम को। किसको ट्रीट किया, हिम को। इतनी बात तो कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गई। मैंने कहा आई कॉल्ड हिम, मैंने उसे पुकारा। व्हाट, जैसे यहां सेंटेंस दिया था, यहां पे सेंटेंस में लिखा था आई अपॉइंटेड हिम व्हाट अ टीचर, वैसे ही सेंटेंस में यहां पर भी पूछ रहा है आई कॉल्ड हिम व्हाट वीरू। तो यहां पे एज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एज नहीं लिखा जाता। फिर मैंने कहा आई नेम्ड हिम व्हाट, तो उत्तर मिल गया मोहन। यहां भी एज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एज लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होती। आई सेलेक्टेड हिम व्हाट और मेंटोर, ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के पहले एज लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम इस वर्ब में क्वेश्चन करें आई ट्रीटेड हिम व्हाट या आई ट्रीटेड हिम हाउ, तो यहां रिप्लाई मिलेगा किसका, आई ट्रीटेड हिम में व्हाट का नहीं, हाउ का रिप्लाई मिलेगा। यहां पे हमें एडवर्ब चाहिए और एडवर्ब के लिए एज का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ी सिंपल सी बात समझ में आई। जो मैं आपको कंक्लूजन बताने जा रहा हूं वो ये कि वर्ब के साथ जब कभी भी हम लोग वाट को लिखेंगे, वाट के रिप्लाई को लिखेंगे, तो उसके पहले एज लगाना पूरी तरह से गलत हो जाएगा। और उसी वर्ब के साथ अगर हम लोग सेंटेंस में हाउ के रिप्लाई को लिखेंगे, तो उसके साथ एज को लगाना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतनी बात हम लोगों को सीखने को मिली यहां से। जब इन सारी बातों को हम लोग सीख लेते हैं तो फिर थोड़ा सा मन में होता है कि क्या कुछ खास वर्ब हैं जिनके लिए सारी बातें लागू होती हैं। तो कुछ खास वर्ब हैं, उन वर्ब को मैं बता देता हूं, चाहे तो रट लें, चाहे तो उनको नोट कर लें, बड़ा अच्छा है, ठीक है। डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, नो, रिगार्ड, ठीक है। अब इन वर्ब्स को देखो, डिस्क्राइब, डिफाइन, ट्रीट, नो, रिगार्ड, व्यू। जब इनको सेंटेंस में लिखा जाता है तो इनके साथ हम लोग एज का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हमको इनके साथ हमेशा एडवर्ब ही लिखना पड़ता है, इसलिए इनके साथ हमेशा हम एज का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ हमेशा, अपनी ग्रामर की भाषा में कहें तो हमेशा इनके साथ हाउ का रिप्लाई ही लिखा जाएगा। इस वजह से इनके साथ हमेशा क्या आएगा, एज आएगा। ट्रीट का एग्जाम्पल अभी मैंने दिया था, आई ट्रीटेड वाला। लेकिन कुछ वर्ड हमारे पास और भी हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे नेम, इलेक्ट, थिंक, है ना। हम्म, हाँ बोले, नेम, एक मिनट, कॉल, कंसिडर, चूज, अपॉइंट, नेम, मेक, इलेक्ट, और भी कुछ है, थिंक, चूज, चूज हो गया, थिंक। जब इनको कभी भी सेंटेंस में लिखा जाता है तो इनके साथ अगर आप सोचो कि हम एज को लिख ले जाएंगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि इनके साथ जो भी लिखा जाएगा वो अपने आप में क्या होगा, वो अपने आप में वाट का रिप्लाई होगा। अपनी ग्रामर की भाषा में कहें तो अपने आप में वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इतना तो मैं बता देना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो फिर सेंटेंस में आपको एज नहीं लिखना। एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं।
आई रिगार्ड हिम माई ब्रदर। आप लोग बस करेक्शन करेंगे अगर होगा तो। चलो बताओ भाई। देखें आई करते हैं, लिखा हुआ है आई रिगार्ड हिम। रिगार्ड का मतलब मालूम है? रिगार्ड का मतलब क्या होता है? सारे बच्चे कमेंट करें एक बार। इसीलिए मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि जब कभी भी रखो अपने पास, तो ये डिक्शनरी अपने पास हमेशा रखो। एक तो इस लड़के के ऊपर दिमाग खराब है, चार्जर चालू करके चला जाता है। रिगार्ड माने बिल्कुल सम्मान होता है, हमने मना कहाँ किया। हाँ, रिगार्ड का मतलब क्या बता रहे थे? सम्मान बता रहे थे। बहुत अच्छा। रिगार्ड को जब कभी भी हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि रिगार्ड को जब एज अ नाउन यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है अटेंशन टू और थॉट एंड केयर फॉर समथिंग। तब रिगार्ड को एज अ नाउन यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे रिगार्ड को हमने एज अ नाउन यूज नहीं किया है, यहाँ पे हमने रिगार्ड को एज अ वर्ब यूज किया है। तब रिगार्ड का क्या मतलब होता है? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ इस डिक्शनरी को हमेशा अपने पास रखिए। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर आपके पास हमेशा होनी चाहिए। लेकिन लोगों को नहीं पता। यहाँ देखो साफ साफ रिगार्ड का मतलब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, पढ़ो। रिगार्ड का मतलब होता है टू थिंक अबाउट समवन और समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे, यानी किसी के बारे में सोचना। तो मैंने उसके बारे में सोचा, क्या सोचा नहीं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ रिगार्ड का मतलब क्या है, थिंक करना है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ रिगार्ड का मतलब क्या है, कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं ना, आई रिगार्ड हिम व्हाट, माय ब्रदर। बोले ओ सर जी का आइडिया तो फ्लॉप हो गया। घोंचुओं के लिए देखो मेरी ग्रामर नहीं है, चना बेचने वाले को मेरी ग्रामर समझ में नहीं आएगी। अब वो रिगार्ड का मतलब कह रहा है, हाँ रिगार्ड कर लिया। रिगार्ड का मतलब इंग्लिश में पता होना चाहिए कि रिगार्ड का मतलब होता है टू थिंक अबाउट समवन इन अ पर्टिकुलर वे, टू थिंक अबाउट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे। तो जब पता चल जाएगा रिगार्ड का मतलब होता थिंक करना, तब समझ जाओगे मैंने थिंक किया उसको, लेकिन क्या मैनर क्या था थिंक करने का। आई रिगार्ड हिम हाउ, आई थिंक हिम हाउ। मैंने सोचा तो उसके बारे में, बट हाउ।
तो पता चलेगा एज माई ब्रदर, यहाँ एज ऐड करो। ऐसे साइंस हैज बीन डिफाइंड। डिफाइन का मतलब क्या होता है? वो डिफाइन का मतलब डिफाइन होता है, बच्चे लोग ऐसे बोल देते हैं। कमेंट करो जो लोग देख रहे हो। देखो मुझे इस बात से 1% फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें इस बात से 1% मतलब फर्क नहीं पड़ेगा कि आप लोग 11 हो, कि आप लोग 10 हो, कि आप लोग 5 हो, कि एको नहीं हो। चलें, डिफाइन का मतलब कमेंट करें क्या होता है। ऐसा लग रहा कि हमने कुछ कठिन पूछ लिया हो और ज्ञात कर रहे हो। तुमको ज्ञात करूं अभी? बताएं भैया डिफाइन क्या होता है। पढ़िए क्या लिखा डिफाइन के बारे में। क्या होता है डिफाइन? कमेंट देख लेता हूँ। डिफाइन। हम्म। गुड। देखो लोग लिख रहे हैं डिफाइन मीन्स, हिमांशु ने एक्सप्लेन लिखा है भाई। निखिल यादव भी कह रहे हैं कि एक्सप्लेन करना। माधव भी कह रहे हैं एक्सप्लेन। तो देखो, साइंस हैज बीन डिफाइंड, पैसिव लिखा हुआ हैज बीन डिफाइंड, क्योंकि साइंस तो डिफाइन करेगी नहीं, साइंस को किया गया। डिफाइन का मतलब क्या होता है? टू से और एक्सप्लेन what the meaning of a word or phrase is. To say or explain explain. भैया what the meaning ऑफ अ वर्ड। हाँ, मतलब किसी चीज को से करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। अब आई साइंस हैज बीन एक्सप्लेन, एक्सप्लेन किसको किया गया वो तो यहाँ किया ही जा चुका है। बात समझना, एक्सप्लेन किसको करना वो तो यहाँ लिखी जा चुका है, पैसिव में वो चीज पहले आ जाती है। जैसे मैं अगर लिखूं आई हैज, सॉरी यार, आई हैज लिख रहा हूं, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस स्टोरी। अब जब इसको मैं पैसिव बनाऊंगा ना, तो मतलब लॉजिक समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब जब इसको मैं पैसिव बनाऊंगा तो जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया? स्टोरी को। तो बेसिकली पैसिव में वो तो पहले आ ही जाता है। दिस स्टोरी हैज बीन एक्सप्लेन्ड। तो क्या एक्सप्लेन किया गया वो तो पहले लिखा ही जा चुका है। तो साइंस हैज बीन डिफाइंड, इसका मतलब साइन हैज बीन एक्सप्लेन्ड। कैसे एक्सप्लेन किया गया? क्या एक्सप्लेन किया गया? साइंस हो तो पहले लिखा ही है, बट कैसे साइंस को एक्सप्लेन किया गया? झूठी कहानी की तरह है या कैसे? तो कह रहा नहीं, द स्टडी ऑफ नेचर। हाउ का रिप्लाई चाहिए तो फिर से यहाँ पे एज लगा दो। अब इस तरीके से अगर ग्रामर को अंडरस्टैंड करोगे तो कुछ नहीं रटना पड़ेगा। जितने वर्ड लिखा है उनकी पर्टिकुलर मीनिंग डिक्शनरी से खोज करके समझोगे, सेंटेंस फ्रेम करोगे तो समझ में आएगा। नहीं पढ़ोगे तो खुद भूल जाओगे। चलो एक दो सेंटेंस और ले लेते हैं। वैसे ज़्यादा सेंटेंस की नीड नहीं है, हो चुका है लगभग ही। तो कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या सीखा अभी? कॉम्प्लीमेंट में पढ़ाना क्या क्या था वो तो मैं भूल ही गया, क्या क्या पढ़ाना था। हाँ, अब कॉम्प्लीमेंट में वो पढ़ाता हूँ, अभी मैं पढ़ा के आ जाया हूँ, वही चीज़ रिपीट हो जाएगी कि कॉम्प्लीमेंट के साथ सब्जेक्टिव फॉर्म आता है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, कौन सा फॉर्म आता है। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि फॉर्म बता दूँ, फॉर्म के बाद कॉम्प्लीमेंट को आज मैं वाय से रिलेट कर दूँ। आज ख़त्म ही करो इसे, टाइम कितना हुआ अभी, अभी पढ़ ही लो आज इसको ढंग से। तो दवा की वजह से मुझको नींद बहुत आती है।
देखो पहले समझ लो फॉर्म कौन सी आएगी, फटाफट समझो। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। जैसे जब सेंटेंस में कभी भी इज एम आर को लिखा जाता है, वाज वर को लिखा जाता है, बी बीन बीइंग को लिखा जाता है, सेंटेंस में जब कभी इनको लिखा जाता है तो इनके बाद डिपेंड करता है कि इनके बाद सब्जेक्टिव भी आ सकता है, इनके बाद ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। मान लो सेंटेंस में आजकल लोग बोलते हैं ए इट्स मी, इट्स का मतलब बोलते हैं ना इट इज़ मी, तो ये गलत होता है बच्चों। इट्स मी कुछ नहीं होता, ये होता है बेसिकली क्या, इट इज़ आई, क्योंकि ये जो भी लिखा जा रहा है वो इसी के लिए लिखा जा रहा है और ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ये भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। बात समझ में आ रही है? हेलो भैया, भैया खुश हो, बताएं। पढ़ा रहे क्या भैया? हम्म, तो फिर कोई बात नहीं, आप पढ़ा लीजिए ऑनलाइन। बताइए बताइए। अरे हम बच्चे अभी आ रहे हैं, सोचा 7 बजे आप बंद कर देंगे, इससे तो आप जल्दी चले जाए। चलो ठीक है वैसे यार वीडियो ठीक 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 ठीक, खुश हो। चलो अब ये सब्जेक्ट है तो फिर ये भी सब्जेक्टिव आया, तो इट इज़ मी कहना गलत है। जैसे लोग कहते हैं ना इट्स हर, नो इट्स सी। एक बात ये सीखो, ये बात कॉमन सी है, सबको पता होनी चाहिए, लेकिन कब ऑब्जेक्टिव भी आता है तो देखो जब कभी भी इसके साथ रिलेटिव क्लॉज लिखी जाए तो ये इसको थोड़ा ढंग से समझ लेना। जब इसके साथ कभी भी रिलेटिव क्लॉज को लिखा जाए, पहले समझो रिलेटिव क्लॉज बनेगी किससे, तो रिलेटिव क्लॉज बनती है देखो इससे, हु से, हुम से, विच से, दैट से, इतने से रिलेटिव क्लॉज बनती है। पहले ये समझो, हु, हुम, विच और दैट, इतने से क्या बनती है, रिलेटिव क्लॉज बनती है। अब ये नहीं बताऊंगा कि हु हुम कहाँ आता है, फिर विच कहाँ आता है, फिर दैट कहाँ आता है, वो प्रोनाउन का मुद्दा है। अभी कॉम्प्लीमेंट में जितना नीडेड है मैं उतना ही बता रहा हूँ। तो हु बेसिकली क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, और हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। विच सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। यही सेम कहानी दैट के साथ है। जब दैट को लिखा जाता है तो दैट सब्जेक्टिव भी है और दैट ऑब्जेक्टिव भी है। ये मतलब कॉमन सी बात है, पता होगी। नॉन लिविंग और लिविंग वाला भी कई लोग मिसगाइड करते हैं इसमें, इसी मतलब वाले केस में और दैट वाले केस में, ये भी इसी में बात होता है। हाँ, वो इस तरीके से होता है कि ये जो आप इनके यूज की बात कर रहे हैं कि हु हुम विच और दैट का यूज क्या है, हल्का सा मैं बता देता हूँ कि हु हुम जो होता है ये लिविंग के लिए नहीं, ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज किया जाता है। लिविंग में तो जानवर भी आ जाएगा। विच जो होता है सेंटेंस में वो बेसिकली एनिमल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगर कहीं सिलेक्शन की बात हो रही होती है तो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, आदमी हो या जानवर हो, तब विच ही आता है। ये सब पढ़ाना पड़ेगा, मतलब ये कई दिन के कॉन्सेप्ट हैं, तो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही। दैट जो होता है ये सबके साथ आ जाता है, ह्यूमन बीइंग के साथ भी, लिविंग के साथ भी, नॉन लिविंग के साथ भी, कॉमन में भी, और कुछ स्पेशल कंडीशन भी इसके साथ होती है जहाँ केवल दैट ही आता है। जैसे ऑल है, सुपरलेटिव डिग्री है, सच है, ओनली है, नीदर है, ईदर है, एनी है, एवरी है, इन सब के साथ, हाँ इन सब के साथ फिर दैट ही आना है। वो तो सब फिर बाद में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। अभी इतना जो हम कॉम्प्लीमेंट पे पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट पे आए कि जब कॉम्प्लीमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं तो ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, तो मतलब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर लेगा और ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग अलग।
अब जब सेंटेंस में मैंने सेंटेंस को लिखा, जैसे मैंने कहा इट इज आई whom you taught इंग्लिश लास्ट ईयर। राइटिंग पे विशेष ध्यान मत दीजिएगा, तेज लिखता हूं। इट इज आई whom you taught लास्ट ईयर yesterday। जब बच्चों मैंने सेंटेंस ये लिखा तो मुझे पता चला कि ये जो whom लिखा हुआ है ये किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। तो फिर यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मी आएगा। इट इज मी whom you taught इंग्लिश लास्ट ईयर। तो जब रिलेटिव दे दिया जाता है तो रिलेटिव क्लॉज को देख करके ही यहाँ पे प्रोनाउन भरा जाएगा। रिलेटिव ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव भरो, रिलेटिव सब्जेक्टिव है तो फिर सब्जेक्टिव फिल करो। अब एक सेंटेंस हम और लिख देते हैं यहीं पर। सेंटेंस हम ऐसे लिख देते हैं, इट इज मी हु टॉट यू इंग्लिश It is me who taught you English last year. Now, अब ये जो हु लिखा हुआ है ये क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो रट लो कि हु सब्जेक्ट होता है, सबसे पहला तरीका। दूसरा तरीका है जो टॉट लिखी गई है वर्ब है, और वर्ब के पहले क्या लिखा जाता है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, हु सब्जेक्ट है तो मी गलत हो गया, ही आएगा। तो जब रिलेटिव क्लॉज दी गई होती है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचान करके हमें फिल करना पड़ता है कि क्या आने वाला है। चलिए, जब ये बातें मैंने सीख ली तो फिर कुछ बातें मैं आपको और भी सिखाता हूं। मैंने कहा इट वाज देम दैट यूज्ड टू रन माइल्स। ये वही थे जो मीलों दौड़ा करते थे। अब ध्यान से देखो, जो यूज टू रन लिखा हुआ है ना, ये वर्ब फ्रेज है। तो इसके पहले जो दैट लिखा है क्या मानोगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट? वर्ब के पहले इसे सब्जेक्ट ही मानोगे, और ये सब्जेक्ट है तो देम गलत हो गया, यहाँ पे क्या आएगा, दे आएगा। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं अगर यहाँ दे लिखा है तो यहाँ पे वर कर दें क्या, कंफ्यूज हो जाओगे पेपर में। तो आपको मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, और इंट्रोडक्टिव सब्जेक्टिव है इसलिए वाजी आएगा। कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगती, लिख लीजिएगा कहीं पर। मैं आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं जो कि बहुत ही अलग लेवल के हैं। चलो बच्चों, समझ में आ रहा है? अब मैं इसको थोड़ा सा वॉइस से रिलेट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, कि ये वॉइस से किस तरीके से रिलेट होता है।
चलो बच्चों, आ जाओ, अब बड़ा इम्पोर्टेंट आ गया है। अब हल्का सा भी आपकी दिमाग घटेगी तो आप तुरंत गलत कर देंगे, है ना। अब बच्चों, इसके आगे का जो लेवल है वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता पढ़िएगा, और जो इसमें मतलब एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं वही टिकें, बाकी निकलने, क्योंकि अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत ही हटके है। वो काफ़ी, अब जो है ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना कि एकदम अलग लेवल है। अब यहाँ पे दिमाग आपका हल्का सा भी हटेगा तो आप तुरंत मिट्टी में मिल जाओगे। पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो, उन बेसिक चीज़ों की, क्योंकि बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी। मैं बिना बेसिक के पढ़ाता ही नहीं हूँ, या ये कह लिया जाए कि मुझे बेसिक के अलावा कुछ आता भी नहीं। अब जो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आप उसको पहले समझो। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई गेव हिम अ पेन। बट जितना पूछे आप लोग उतना समझाते चलना मुझको। आई सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, यहाँ तक मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ये हर किसी को पता है। आई गेव किसको दिया? हिम को। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बहुत अच्छा। क्या दिया? अ पेन। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में हम इस तरीके, जब कभी भी डाई ट्रांसिटिव वर्ब लिखते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहले लिख देते हैं, डायरेक्ट बाद में लिख देते हैं। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी होता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई गेव अ पेन टू हिम। ये भी लिखा जाता है। तो इस सेंटेंस को में मतलब जब कभी भी हमने क्या किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले किया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में किया, तो हम फिर टू को यूज कर देते हैं। अब कई सारे बच्चे मतलब जो मतलब लल्लू छाप है, मतलब जिनको ग्रामर की अकल नहीं है, वो कहते हैं एक बात बताओ, टू तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। टीचर भी बताते हैं ऐसा, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, और गेव को चाहिए दो ऑब्जेक्ट। भैया मेरे, इसीलिए कहता हूं कि ग्रामर पढ़ने के लिए अकल होनी चाहिए। टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट तब माना जाता है, सुनो, अब पहले टू को समझो। एक बड़ा अच्छा सा वो यमक अलंकार है ना, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाया खाए बौरा जगवा पाए बौरा। तो कनक का एक मतलब सोना और एक मतलब धतूरा है। तो बच्चा, टू प्रीपोजिशन तब होता है ना जब वो डेस्टिनेशन के बारे में बात करे। हालांकि प्रीपोजिशन यहां पर भी है, टू टू यहां पर भी प्रीपोजिशन है, लेकिन वो टू प्रीपोजिशन तब होता है जब वो किसके बारे में बात करे। खुश रहो, ये बच्चे हैं, कहते हैं जीएस मैथ पढ़ेंगे इंग्लिश से तो। नहीं भैया, वो मेरे घर के आगे बगल बारात थी, पूरी गाड़ियां लगी हुई थी, मम्मी थी नहीं घर पे, हम अकेले थे। अच्छा अच्छा। तो जो टू होता है वो बेसिकली क्या होता है मालूम है? टू जो होता है, टू सेंटेंस में जब कभी भी डेस्टिनेशन बताता है, यानी एंडिंग पॉइंट बताता है, तब उसको प्रीपोजिशन माना करो, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। उसके बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा, वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बनेगी। जैसे मैंने कहा, आई वेंट टू द रेड फोर्ट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कहीं से जाने का एक्शन स्टार्ट हुआ होगा, चलना शुरू किया, कहाँ जाके खत्म हुआ? रेड फोर्ट पर। तो उसका डेस्टिनेशन कौन है? एंडिंग पॉइंट कौन है? रेड फोर्ट। तो आई वेंट वेयर, तो जो रेड फोर्ट है ये टू का ऑब्जेक्ट है, पूरा मिला दिया तो वेयर बन गया, यानी एडवर्ब बन गया। आई वेंट वेयर टू रेड फोर्ट।
तो रेडफोर्ट, हाँ। अब है, हाँ, कई सारे बच्चों कहते हैं सर ने देखो रेडफोर्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी। खैर, ये क्या लिख के आ रहा है? ओपन क्या लिखा? टू मेंटेन स्मूथ स्विमिंग एज सच व्यूअर्स विल एक्सपीरियंस बफरिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, कोई बफरिंग वफरिंग नहीं हो रही है। ये पता नहीं क्यों नोटिफिकेशन आजकल आ जाती है ऐसे सिस्टम पे। कोई बफरिंग नहीं हो रही है। तो ये हो गया टू। अब जब टू को इन्फिनेटिव बना देते हो तब तो प्रीपोजिशन नहीं चिल्लाते, फिर टू तब वहां भी प्रीपोजिशन चिल्ला लिया करो। तो जब कभी भी इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, तो किसी प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती। देखो, अब मैं थोड़ा सा आपको लैटिन लैंग्वेज में ले चलता हूं। लैटिन में मालूम, संस्कृत में पहले चलो। जब संस्कृत में चलोगे, 1 मिनट में तो आपको अपनी रिसर्च आज पढ़ा ही देता हूं। चलो पहले आज ये समझो कि नाउन 7 प्रकार के कैसे केस देता है। वो 7 केस कौन कौन से? हटना जरा वहां से, मेरी रिसर्च पढ़ी होगी। मेरा कहीं पर यहीं पर ब्लैक कलर का एक रजिस्टर था, क्या हुआ? ब्लैक कलर का था रजिस्टर भाई। नहीं, वीमैक के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, दूसरा था। बच्चों तब तक आप लोग वेट करेंगे उम्मीद है, और जल्दी हो तो जा भी सकते हैं। मिल गया, पूरा साफ करना। आज मैं बहुत अब अच्छा पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, ये मेरी रिसर्च की कॉपी है। हालांकि कंडीशन इसकी दिखाने वाली नहीं है, लेकिन ठीक है जैसा भी है। देखो, ये मैंने लिखा है नाउन केस के ऊपर। यहाँ पे मैंने नाउन केस को 9 प्रकार से बांटा है। जिस तरीके से आपके संस्कृत में बांटा जाता है, किसको बांटा जाता है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। पढ़ा है? इधर आओ, खड़े हो जाओ। इसको ऐसे हमको दिखाओ, क्योंकि मैं बहुत कुछ चीज़ें स्किप कर जाऊंगा नहीं तो। हाँ, मैं लिखता हूँ। कर्ता, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण, संबोधन। अच्छा, ये होते हैं। संस्कृत में तो नहीं होते हैं। कर्ता के लिए जो लोग केस हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। पहले हम लोग समझ लें, जो लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। नॉमिनेटिव केस कहते हैं, या उसी को सब्जेक्टिव केस कहते हैं। कर्म का मतलब हो जाता है जिसके लिए हम लोग ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, या उसी को एक्यूजेटिव कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया है यूट्यूब पर।
अच्छा, करण के लिए भी मैं बताऊंगा नहीं, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। अपादान संबंध ये सब धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूंगा। जो करण होता है उसको हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस। ये इंस्ट्रूमेंटल होता है, मतलब इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या होता है, ये हमेशा जैसे बाई आ गया, विद आ गया, है ना, ये हमेशा प्रीपोजिशन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। प्रीपोजिशन के साथ जब नाउन को लिखा जाता है तो ये मतलब उनके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई एम राइटिंग विद पेन, तो हाउ विद पेन इंस्ट्रूमेंटल, तो ये विद के साथ लिखे जाते हैं, बाई के साथ लिखे जाते हैं, इस तरीके से विदाउट के साथ लिखे जाएंगे। बेसिकली बाई के साथ लिखे जाते हैं, विद के साथ लिखे जाते हैं, विदाउट के साथ लिखे जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं संप्रदान की। तो संप्रदान जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, डेटिव केस होता है। अब इसको समझना, ये जो संप्रदान है जिसको हम लोग डेटिव केस कह रहे हैं, बेसिकली अभी भी अगर आप लोग लैटिन की ग्रामर पढ़ोगे तो लैटिन ग्रामर में अभी भी ये डेटिव केस है। लैटिन की ग्रामर में अभी भी ये डेटिव केस है, समझ रहे हो। लैटिन की ग्रामर अगर आप लोग पढ़ोगे तो अभी भी ये डेटिव केस है। और ये डेटिव केस क्या होता है, अभी मैं इसको आप लोगों को बताता हूं। अपादान क्या होता है, अलग होना, उसके लिए नाम लिखा जाता है। संप्रदान हो गया डेटिव केस। अपादान के लिए नाम जानते हो क्या लिखा जाता है, अपादान के लिए नाम लिखा जाता है अबलेटिव। ये भी प्रीपोजिशन के द्वारा लिखे जाते हैं। के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो केस इस्तेमाल करते हैं वोकेटिव। तो ये सारी बातें तो ठीक है, ये सारी बातें ठीक है। हमें बात किसकी करनी मालूम है, रख दीजिए, बैठ जाइए। हमें बात किसकी करनी मालूम है, हमें बात करनी है किसकी, संप्रदान की। बात किसकी करनी है, संप्रदान की। हमें बात करनी है संप्रदान की। संप्रदान का मतलब क्या, डेटिव केस, जिसको आप लोग पढ़ते हो ने के लिए, से के लिए, के लिए, को के लिए, ये सब संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। संप्रदान मतलब डेटिव केस। अब इसको मैं बताता हूं, वो जो आपने पढ़ा, चल रहा है अभी। देखो, ये देखो। अब पहले ये समझो ये डेटिव केस पढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये क्वेश्चन फंस गया था। बच्चे यहां तुक्काबाजी करते, कहते वो गुरुजी ने पढ़ाया था टू प्रीपोजिशन होता है, तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, गिव को दो ऑब्जेक्ट है, ये कहां गया। उनको बताओ कि जो टू टू चिल्ला रहे हो, टू के साथ प्रीपोजिशन के साथ दो नाउन लिखे जाएंगे। एक होगा अधिकरण, लोकेटिव केस, लोकेशन बताएगा, अभी वो डेस्टिनेशन टू करके एंडिंग पॉइंट, आई वेंट टू स्कूल, वो प्रीपोजिशन मानना। जब वो संप्रदान बताने लगेगा, संप्रदान कहने का मतलब क्या, संप्रदान कहने का मतलब डेटिव केस, तब जो टू लिखा जाता है या फॉर लिखा जाता है, इसका मकसद अलग होता है। क्या मतलब होता है, टू जो होता है वो वो रिसीविंग एंड के साथ लिखा जाता है, और फॉर जो होता है वो बेनिफिशियरी के साथ लिखे जाता है, वो बेनिफिशियरी के साथ लिखा जाता है। वो वर्ब के लिए ही आया है, बस उसकी हेल्प के साथ लिखा जाएगा। जैसे देखो, आई गेव अ पेन, मैंने पेन दिया, तो इसका रिसीविंग एंड कौन था, इसका रिसीविंग एंड था हिम, तो यहां क्या लिख दिया, टू। जैसे मैंने कहा आई बॉट मोहन अ कार, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने मोहन को ही खरीद लिया। हिंदी करके जो कहते हैं हम सीख लेंगे, तो कर लो हिंदी। संस्कृत कहो तो बात समझ में आती है, क्योंकि संस्कृत की जो ग्रामर है वो कहीं ना कहीं मिलेगी। अब आई बॉट मोहन अ कार,
तो ध्यान से देखो, इनडायरेक्ट पहले लिखा है, जैसे सेंटेंस हमने लिखा था, समझाने के लिए लिख देता हूं, आई गेव हिम अ कार। आई गेव हिम अ कार, तो पहले इनडायरेक्ट लिखा और फिर क्या लिखा, डायरेक्ट लिखा। तो जब हम डायरेक्ट को पहले लाए तो ऐसे हो गया, आई बॉट अ कार। यहां क्या लिखना पड़ जाएगा, फॉर मोहन। यहां टू मोहन नहीं लिख पाओगे, इस कार का बेनिफिशियरी कौन है, मोहन है। तो हमेशा टू भी नहीं आता, हमेशा फॉर भी नहीं आता, टू और फॉर में से कोई एक आता है। और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मत कह देना, इसको कहना बेनिफिशियरी, जो कि उसी वर्ब के लिए ही लिखा जा रहा है। तो अभी भी ये दो ही ऑब्जेक्ट माने जाएंगे, इसको डेटिव केस कहेंगे, इसे लोकेटिव केस नहीं कहते। पहले तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अब जरा पहले ये सीखना शुरू कर दो। घुमाने दो पहले तुमको, रुक जाओ एक मिनट। जब तक घुमाएंगे नहीं तब तक तुम्हें मजा आएगा नहीं। अब सारे बच्चे सावधान, हम लोग एडवांस लेवल में जंप करने जा रहे हैं। है बिल्कुल बेसिक सा, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं है, जितना मैंने समझाया उतना सब आप नहीं समझते हो, तो लेके तबला निकल जाओगे। बच्चे कहते हैं वो वॉइस हम ऐसे चुटकी बजा कर लेते हैं, करा रहा हूं चलो। चलो मैंने वॉइस, वो पहले मैं एक्टिव पैसिव कराता हूं, बेसिक सेंटेंस देता हूं। बनाओ पैसिव। एक मैं बना देता हूं, रुक जाओ। एक मैं बना देता हूं जो मेरे को आ रहा है, बाकी तो आप बना ही लोगे। He was given a pen by me। ये वाला मुझको आ रहा था, ही को उठा लिया और मैंने ठक से बना दिया, he was given a pen by me। अब तुम जरा सोचो कि अगर हम सेंटेंस को कुछ ऐसे लिखे होते कि अ पेन को पहले ले जाते तो क्या करते। वेट वन 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 मिनट वेट। कितने लोगों ने पढ़ा है कि टोल्ड के बाद टू गलत होता है। फिर सर हम सबने पढ़ा है, अभी सही करके दिखाता हूं, रुक जाओ। अब पॉइंट करना जिस चीज को मैं तुम्हारे दिमाग में बैठाना चाह रहा हूं, ये वही बच्चे समझ पाएंगे जो एडवांस हैं, चना छाप बच्चे भाग जाएं। अब इसमें समझना, ये अगर इस सेंटेंस में हम इसको इस तरह लिखे होते, आई गेव आ पेन टू हिम, ऐसे लिखा होता। देखो ये भी एक्टिव है और ये भी एक्टिव है, बस ऑब्जेक्ट की जगह क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो इस वाले का हमने पैसिव ऐसे बना दिया। थोड़ा इस वाले का पैसिव बनाओ, कैसे बनाओगे, पहले वाले का तो हमने बना दिया भाई, आई गेव हिम अ पेन का बना दिया, ही वाज गिवन अ पेन बाय मी। आई गेव अ पेन टू हिम का पैसिव बनाओ। तो इसका पैसिव जानते हो कैसे बनेगा, इसका पैसिव ऐसे बनेगा, इसका पैसिव ऐसे बनेगा, लिखने दो, इसी रंग से लिख देता हूं समझ जाओगे। इसका पैसिव ऐसे बनेगा, अ पेन वाज गिवन टू हिम बाय मी। ये जो टू आ रहा था वो आता रहेगा। गेटिंग, समझ गए। अब घुमाने दो तुम लोगों को। अभी मैं कॉम्प्लीमेंट पढ़ा ही नहीं रहा हूं, उस पर पहुंचना है मुझको। अभी भूमिका तैयार कर रहा हूं बेसिक लेवल से। देखो बच्चे सच में भाग गए। चिरकुट ससुर। आई टोल्ड हिम अ स्टोरी। अब इस आई टोल्ड हिम अ स्टोरी को एक तरीके से अगर इस तरीके लिखा जाएगा तो पैसिव इस तरीके बना देना, सिंपल सा।
ही वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। उसने सुनाया नहीं, उसको सुनाया गया। क्या सुनाया गया? कहानी मेरे द्वारा। हो गया। वेट, अब इसी सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू ग्रामर ऐसे भी लिखा जा सकता है। वेट, आई टोल्ड आई स्टोरी टू हिम। बोलो हाँ या ना? स्टोरी सुनाया तो उसका रिसीविंग एंड कौन है? हिम है। तभी तो कहते हो ना लिसन टू मी। लिसन करने का रिसीविंग एंड कौन था? मी। टू लगा दिया। तो यहां सुनाने का कौन था? स्टोरी सुनाया तो सुना किसने? तो हिम कर दिया। अब जरा इसका पैसिव बनाओ, खूब अच्छे से बनाओ। उसको ऐसे लिख सकते हो ना, ये एक्टिव है, ये पैसिव है, ये एक्टिव है। अब पैसिव बनाओ ऐसे। हाँ, बहुत सही। आ स्टोरी वाज टोल्ड टू हिम बाय मी। जरा उन किताब के दलालों को बुलाओ जो कहते हैं टोल्ड के बाद टू नहीं आता। कैसे आ गया? ग्रामर का जी नहीं पता लोगों को। टू है क्या बेसिकली नहीं पता। मैं किसी दिन टू पर बोलूंगा, मुझको थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट कर लेने दो एग्जाम फोकस्ड। मैं टू पर एक हफ्ते तो बोलूंगा, एक एक घंटे के हिसाब से। वो कहते हैं टोल्ड के बाद टू नहीं आता। मैं भी कहता हूं बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, यू आर फाइन। ग्रामर को जीना पड़ता भैया। टू कैसे टू आ गया? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये वाला जो टू आ रहा है ना, ये वो लोकेटिव वाला नहीं है, ये वाला केस बना रहा है, डेटिव केस, लैटिन वाला, लैटिन भाषा। तुमको क्या लगता है इंग्लिश ऐसी आ गई क्या? इंग्लिश तो एक बिजनेस लैंग्वेज थी। मैं तुमको भी इंग्लिश का इतिहास बता देता हूं, 2 मिनट रुको, तुमको मैं इंग्लिश की पोल खोल के देता हूं। तुमने क्या पढ़ा इंग्लिश के बारे में, मैं तुमको दिखाता हूं। जरा पकड़ो इसको प्रदीप, ये भी पकड़ो जरा। ये भी पकड़ो जरा, ये भी पकड़ो जरा। बस ठीक है, मैं बताता हूं जरा इन लोगों को आज इंग्लिश का इतिहास, बच्चों को। नाव दो। कई बार बच्चे कहते हैं ये लाइव में किताबें दिखा देते हैं, हमारे पास है तो हम दिखा रहे हैं, तुम्हारे पास तुम भी दिखाओ। ए बेटा इधर जरा किताब पकड़ो। अब मैं वो कॉपी हटा दो। अब एक एक किताब मैं बच्चों को थोड़ा दिखाता हूं, उसको हटा दो। देखो ये किताब है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको पढ़ो। आई कहां से? लिटरेचर। पहले भाषा आती है। लोग कहते हैं लिटरेचर ग्रामर अलग अलग है, ऐसे ऐसे अलग अलग है। अभी हम बताते हैं, रुको। अभी इंडियन राइटर की बात कर रहा हूं। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम द एज ऑफ चौसर टू 20th सेंचुरी, सतीश कुमार। पढ़ो। बिगिनिंग कहां से होती है? एंग्लो सेक्सन पीरियड। एंग्लो सेक्सन पोएट्री आती है किस तरीके से। चलो, एन आउटलाइन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विलियम हडसन। इंग्लिश आई कहां से जानने के लिए सब पढ़ना पड़ता है। ओरिजिन कहां से हुआ है, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। सब तुम्हारे क्वेश्चन का उत्तर यहां लिखा है इन्होंने। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, विलियम जे लॉन्ग। ये लो पढ़ो। यूरोप का नक्शा, इसको जानो पहले, ज्योग्राफी आनी चाहिए। और जब इसको जान लोगे तब इसमें स्टार्टिंग बताई गई है किस तरीके से कहां कहां क्या क्या हुआ। चलो, द कंपेंडियस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आर.डी. त्रिवेदी। इनको पढ़ो, इनको हटाओ। इन जब सबको पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी थीम समझ में आएगी, थोड़ा सा आपको थीम समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा वो समझो। इंग्लिश जो लैंग्वेज थी इसको क्या कहा गया, मैं छोड़ रहा हूं इतना।
इंग्लिश जो लैंग्वेज थी इसको क्या कहा गया? इंग्लिश पढ़ाने से पहले तुमको बहुत पढ़ना पड़ेगा अगर तुम बच्चों को क्लियरिटी देना चाहते हो सच में, नहीं तो क्लियरिटी नहीं आएगी। इंग्लिश को कहा गया कि इट वाज अ पिडजिन। पिडजिन का मतलब होता है इट वाज अ बिजनेस लैंग्वेज। बात समझ रहे हो? और आई कहां से उसके लिए भी मेरी बात समझना। ओल्ड इंग्लिश पीरियड में चलोगे, एंग्लो सैक्सन पीरियड को जब पढ़ोगे तो एंग्लो सैक्सन पीरियड तुम्हारा चलता है 449 से लेकर के 10, हाँ नहीं 449 से लेकर के चलता है 1340 तक, एडी तक, एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब इसमें थोड़ा सा समझना आप लोग, जैसा कि मैं हमेशा से बताता हूं, ग्रीक रूलर थे, उनकी जगह एंग्लो सैक्सन पहुंचते हैं और उनके एम्पायर को खत्म करते हैं। जूट जेन्स भी होते हैं ट्राइब्स, वो भी उनको शेयर करते हैं। एंग्लो सैक्सन, जूट और डेंस ये 3 हैं, 4 हैं। एंग्लो हैं अलग, सैक्सन है अलग, जूट्स हैं अलग और डेंस हैं अलग। एंग्लो का नाम लग रहा होगा कि कोई जगह होगी वहां से इसलिए एंग्लो कह दिया, नहीं। एंग्लो जो होते थे वो एक हुक टाइप का यूज करते थे, एंगल टाइप का, इसको एंग्लोस कहते थे, तो उसीलिए उनका नाम पड़ गया एंग्लो। सैक्सन जो थे वो सिक्स यूज करते थे, SEAX या SAX स्पेलिंग मिलती है, जिसका मतलब होता था एक इस तरीके की मतलब मोटी धार वाली तलवार हुआ करती थी, उसका यूज करते थे, इसलिए उनको सैक्सन कह दिया गया। जूट्स जो हुआ करते थे वो नट यूज करते थे जूट वगैरह का, इसलिए उनको जूट कह दिया गया। और डेंस जो हुआ करते थे वो ऐसा टूल यूज करते थे जो मछलियों के दांतों से बना होता था। बाद में दोनों ट्राइब्स खत्म हो गई, बच्चे ये एंग्लो सैक्सन। तो एंग्लो सैक्सन जिस लैंड पे रहने लगे उस लैंड को कहा गया एंग्लो लैंड, और उस एंग्लो लैंड से बन गया क्या? इंग्लैंड। और जो उन्होंने लैंग्वेज बिजनेस के लिए स्टार्ट की उस लैंग्वेज को कहा गया एंग्लो लैंग, और वो एंग्लो लैंग क्या बन गई? इंग्लिश। और इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक पिटगिन है, मतलब क्या? बिजनेस लैंग्वेज। शब्द कितने थे? 500। ज्यादा शब्द होंगे नहीं तो प्रोज नहीं लिखा जाएगा, इसीलिए स्टार्टिंग में पोएट्री खूब लिखी जाती थी। फिर चौसर ने वर्ड कॉइन करने स्टार्ट किए। तो बेटा पढ़ना पड़ता है, तब तुम जब जाकर के लैटिन की ग्रामर को रिलेट करोगे, अपनी संस्कृत को रिलेट करोगे, तब तुमको समझ पाओगे अच्छा इंग्लिश में ऐसा ऐसा हो रहा है। टू नहीं आता, मैं भी मानता हूं, लेकिन कब नहीं आता कब आता है तो अंतर होना चाहिए। आइए जरा आप कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। हाँ देखो, आई फाउंड माधव a good wife। बताओ बेटा, अब अगर सेंटेंस में थोड़ा सा तुम समझने की कोशिश करो, मतलब सारे बच्चे करें, मतलब तुमका मतलब कोई एक नहीं, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो माधव एक अलग ऑब्जेक्ट है और ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। भाई माधव तो वाइफ होगा नहीं, माधव अलग है और वाइफ अलग है। फाउंड क्या है? वर्ब है, फाउंड के साथ दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर ऐसे लिखा होगा तो सेंटेंस को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं पैसिव। पहले तो इसको एक्टिव है ये, इसको एक्टिव में लिखने के भी तरीके कितने हो सकते हैं अभी बताया है। वो सर तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट था, बच्चों का करा सूत्र नहीं सुना है? अरे टीचर लोग रटा नहीं देते हैं क्या? कहां चले गए? वो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग होता है। अच्छा, आई गेव हिम अ डॉग, क्या दिया? कुत्ता। अ डॉग नॉन लिविंग है। न्यू सर्वे ऑफ जर्नल इंग्लिश में लिखा गया है व्हाट का रिप्लाई डायरेक्ट होता है। वो चाहे जो स्टोरी हो चाहे वाइफ हो, वो वाइफ जो है व्हाट का रिप्लाई है। उसको जब पहले लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, आई फाउंड अ गुड वाइफ। बेनिफिशियरी कौन होगा? फॉर माधव। हाँ, अब जिसका पैसिव बनाओगे तो पैसिव फटाफट बनाओ अब ना,
पहले माधव को पकड़ के पैसिव बना दो एक बार में। माधव वाज फाउंड आ गुड वाइफ बाय मी, एक तरीका। दूसरा तरीका बोलो, यहां बना दो। अ गुड वाइफ, फाउंडेड मत कर देना, उसका मतलब हो जाता किसी चीज को स्टेब्लिश करना, जहां से बनता फाउंडर। दो वर्ब होती हैं, फाइंड, फाउंड, फाउंड, और एक होती फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। अठारह वर्ब हैं जिनको कंफ्यूजिंग वर्ब कहा जाता है। जैसे एक वर्ड है ग्राइंड, ग्राइंड मतलब होता पीसना, जिससे ग्राइंडर बनता है, तो उसका बनता है ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंडेड। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, सॉरी, ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड। और एक ग्राउंड माने होता घास का मैदान, वर्ब भी है, ऐसे समझो। बहुत सारी तुमको देखने को मिल जाएंगी वर्ब। एक होता है फेल, फाल की सेकेंड फॉर्म, फाल माने गिर गए, फाल, फेल, फालन। और एक फेल माने होता है काटना पेड़ वगैरह को, फेल, फेल्ड, फेल्ड। अब कहीं ये आ जाए तब तो फिर निकल लिए। पढ़ाएंगे वर्ब में, परेशान मत हो, इस सीरीज में ही पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छुपाऊंगे, सब पढ़ाएंगे, जितना नॉलेज है थोड़ी बहुत सब पढ़ाऊंगा। अ गुड वाइफ वाज फाउंड फॉर माधव बाय मी। यही तो दो तरीके हैं पैसिव बनाने के। सारे बच्चे समझ गए? बहुत सही। चलो, समझ गए? आहा, सारे बच्चे समझ गए? अब झटका महसूस करें। सेम सेंटेंस लिखता हूं तब झटका मिलेगा। क्या है? आई फाउंड माधव अ गुड वाइफ ना। एक मिनट, बेटा पैसे बनाओ, जोर लगा के आयशा बनाओ पैसे। इसी लेवल का पैसे पूछना चाहिए सीजीएल वगैरह में, दुर्भाग्य पूछा नहीं जाता। मैं तो गुजारिश करूंगा भारत सरकार से, एक बार पेपर बनवा दो मुझसे और फिर पर्चा लीक करवा दो और पास हो दिखाओ। आइए अंदर आइए, क्या बाहर? अरे आइए 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 आइए, आप कहाँ बैठे हैं? आप अंदर आइए। ठीक है, अरे आप अंदर आइए, आपके साथ है तो बाहर क्यों बैठा ला है? तुम कह देते हो। हाँ तो अंदर बैठो ना, बाहर क्यों बैठे? परफ्यूम अच्छा लगा यार तुम। आयुष सिंह जवाहर कह रहे हैं यस सर जी, इंटरेस्ट मिल रहा है। भैया पढ़ाई में इंटरेस्ट लो, हम में नहीं। दिक्कत ले रहे हो तुम लोग तो यार। आयुष सिंह चौहान हमारे ऑफलाइन काका देव के स्टूडेंट हैं। मस्त लड़का है आयुष सिंह चौहान, मतलब पढ़ाई करने वाला है, डेडिकेटेड है। मैं तो ये चाहूँगा भगवान उसको भी जल्दी से नौकरी दे दें। मतलब ये कई सारे बच्चे नहीं कहते भगवान जल्दी से अपने पास बुला लो, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भगवान जल्दी से उसको एक अच्छी नौकरी दे दे। आई फाउंड माधवी या गुड वाइफ, बनाओ पैसे। ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या समझे? जो माधवी है वही गुड वाइफ है। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो जब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इसका पैसे पैसे बनेगा। अब इसका पैसिव बनाने का तरीका देखो, इसका पैसिव इस तरीके बनेगा। माधवी पहले लिखोगे, हाँ देखो कह रहे हैं माधवी या गुड वाइफ। काहे गलत बता रहे हो बेइज्जती करने के लिए? इनका नाम है शशिकांत मिश्रा, देखो गलत बता रहे हैं। माधवी वाज फाउंडेड कर रहे हैं, देखो माधवी वाज फाउंड, माधवी वाज फाउंड व्हाट? अ गुड वाइफ बाय मी। देखो ये पैसिव बनेगा,
बोलो। हाँ भैया यही बनना चाहिए। अब कई सारे लोग भू 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 करते हैं, ग्रामर की अकल नहीं, वो कहते हैं हाँ नहीं। अगर ये ऐसे ही बन जाता तो इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में क्या अंतर आएगा फिर? माधव वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय मी, तो माधवी वाज फाउंड अ गुड वाइफ बाय मी। भैया भैया गलत वो सही है। भैया यहाँ पर फाउंड अ गुड वाइफ, माधव वाज फाउंड व्हाट? अ गुड वाइफ। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जैसे सेंटेंस लिखते थे, अभी अभी लिखा था सेंटेंस, a story was told, he was told what? a story। वैसे माधव was found what? a good wife। अब जब यहां पर फंसे, माधवी was found what? a good wife। यहाँ पर ये होगा भैया, जो गुड वाइफ है वो माधवी का कॉम्प्लीमेंट है। हाँ। तो यहाँ पर माधवी गुड वाइफ ना 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 ना, केस इन पोजीशन पैसे में होता ही नहीं है। हम लिखेंगे माधवी वाज फाउंड टू बी अ गुड वाइफ बाय मी। तो हम ये जो टू बी यूज कर रहे हैं बेसिकली ये बताने के लिए यूज कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो क्यों टू बी ही ऐड किया ये बता। अब मेरा क्वेश्चन इस पर है। हाँ सर प्लीज आइए बैठिए। अब टू बी क्यों यूज किया ये बताओ। तो इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला किसने लूटा। पेपर का सेंटेंस है प्रीवियस ईयर, बस मैंने शब्द बदल दिए हैं सीजीएल का, और जिसमें ये टू बी लिखा था बस उसी को लोगों ने गलत कहा। और पेपर में आ जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नहीं पढ़ा होगा जिसने कॉम्प्लीमेंट का पैसिव बनाना, जिसको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की समझ नहीं होगी गहरी, वो चकनाचूर होके गिर जाएगा। वो कहेगा ओ पैसिव आ गया, पैसिव आ गया, हल्की धुन बदली तो धमाक के गिरेंगे। फिर पैसिव में कितना आता है मैं बताऊं? आई कॉल यू पप्पू, पप्पू इज यू कॉल्ड बाय मी, बस इतना ही आता है, इसके अलावा नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए। और फिर कहेंगे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सुविधाएं भी तो बढ़ रही हैं। पहले एक किताब थी उसमें खोजे पड़े हैं, करंट अफेयर पढ़ना है, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें चित्र भी देख रहे हैं खूब निहार निहार के। आज करंट अफेयर पढ़ना कहीं digdig.com, बस फटाफट पूरा आ गया करंट अफेयर, 4 सोर्स का 1 घंटे में पढ़ के बराबर कर दिया। अमीर बाप के बेटे चद्दर तान के लेटे, कहीं कुछ नहीं, पढ़ने का समय नहीं है, तत्काल फोन लगाया, पापा इसका प्रिंट आउट निकलवाओ फटाफट, डेली डेली प्रिंटर ला घर में रख दो। नोट्स नहीं बना रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी निकलवा लो फटाफट, हार्ड कॉपी बन गई। बैठे हैं कहाँ? दौलताबाद, और नोट्स बन रहे हैं दिल्ली से। हो रहा है नहीं हो रहा है? पहले कहां सुविधा थी? पहले कंपटीशन था, गांव का बेचारा लड़का सारा काम करता था, इसके बाद आईएएस आईपीएस बनता था। आज बनके तुम का तोप कर ले रहे हो सारी सुविधाओं में। हमारा लड़का पैदा हो और हम कहें उसकी इंग्लिश बड़ी स्ट्रांग है, तो कौन सी बड़ी बात है? जब बाप उसका अंग्रेज है तो लड़के की तो अंग्रेजी वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगी। वो हमको पॉलिटिक्स खूब, जब अब लोग कहेंगे तो पहलवान का लड़का पहलवान नहीं होता, डार्विन का सिद्धांत गलत कर रहे हो। हम बायो नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एक बात बता रहे हैं, जब घर का माहौल वैसा है तो ऐसा बन जाएगा। अब विदेशी आदमी जो होता है उसको कह दो चलो तुम हिंदी में श्लोक वाचन करो। हमारे यहाँ लोग बहुत कहते हैं इंग्लिश में आपकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी गलत है। एक अंग्रेज पकड़ के लाओ जो शुद्ध हिंदी बोलता हो, ऐसे मुंह बनाता वो, बोल कहां पाता वो। लेकिन समस्या है, करोगे क्या? लोग कंपटीशन करने में परेशान। जापान अपना ट्रेड जापानीज भाषा में करता है, चाइना अपना ट्रेड चाइनीज में करता है, सऊदी कुवैत के देश अपना ट्रेड अपनी भाषा में करते हैं। भारत को देखो, उसको हिंदी लिखने में शर्म आती है, वो कहता नहीं हम इंग्लिश का ही ठप्पा लगा के जाएंगे, और इसी इंग्लिश के चक्कर में बच्चे सुसाइड करके मर रहे हैं। हाँ इंग्लिश हमें आती नहीं। ये कैसी भाषा है जिसके पास ना खुद का फोनेटिक्स है, जिसके पास ना कुछ का सिम्बलेशन है, कुछ नहीं है,
कुछ ग्रीक से मिला, कुछ लैटिन से मिला, कुछ फ्रेंच से मिला, कुछ संस्कृत से मिलाया, कुछ उर्दू से मिलाया, तैयार इंग्लिश। हाँ, एक चीज में जबरदस्त है, बेवकूफ बना सकते हो इससे तुम। बेचारों को कुछ नहीं आता, इंग्लिश बोलना शुरू करो। यस यस यस, देखो जरा लोगों का हाल। इंग्लिश 4 अक्षर बोल दो, लड़का कितना भी, अब क्या बताएं, कहेंगे पढ़ा लिखा है। एक बेचारा श्लोक बोल रहा है संस्कृत के, उसकी इज्जत नहीं है। अरे ये तो 2-4 रट लिए होंगे, और वो 2 अक्षर अंग्रेजी बोल रहा है, इंग्लिश मीडियम। दुर्भाग्य तो ये है कि वो इंग्लिश मीडियम वाला भी जब पैसिव बनाने आता है तो छक्के छूट जाते हैं, क्योंकि जो सबके बाबा बैठे हैं ग्रामर, ये डस लेते हैं ठिसुम ठिसुम, खत्म कहानी। दिया सेंटेंस घुमा के, हाँ 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 हाँ, अच्छा घूम गए, अच्छा अच्छा ये भी है। जब दोनों को कंपेयर कराया, बुद्धि खुली, तो कहीं टू बी क्यों आया? टू बी इसलिए आया क्योंकि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं उनको 2 तरीके से लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सिंपल सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लेक्स में भी सबऑर्डिनेट क्लॉज बना के भी लिखा जाता है। सरल भाषा से समझो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई फाउंड माधवी दैट शी वाज आ गुड वाइफ। देखो ऐसे लिखा, सीडीएस इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ऐसे लिखा। अब इसका पैसिव बनाया, माधवी वाज फाउंड, यहां तक बन गया, देखो तक से पैसिव बना। अभी जो दैट सी वाज लिखा है, इस वाज को रिप्लेस किया है, और यहां पर ला करके हमने टू बी लगाया है, उस वाज की जगह टू बी लगा, टू बी अ गुड वाइफ बाय मी। तब ये जाके समझ में आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट जब वॉइस रिलेट होता है तो पूरी बुद्धि पलट देता है। ये अभी नमूना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें भी बहुत कुछ चीजें हैं जो पढ़ानी है, बहुत लंबा चौड़ा है, सब चीजें पढ़ानी है। इसी तरीके से जब कॉम्प्लीमेंट में इंफिनिटिव को लिखते हैं तो अलग हो जाता है। अब कुछ लोगों को कुछ कुछ समझ में आया होगा। तो बंधु, कॉम्प्लीमेंट के बारे में ये जो जानकारी मैंने दी, मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के परिवेश के हिसाब से जानकारी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन मेरे समझ से इतनी पर्याप्त है। बाकी आपको लगे कि नहीं और पढ़ना है तो आप और पढ़ लीजिएगा, जहां से पढ़ना हो आप पढ़ लीजिएगा, हम क्या बताएं। हमारे हिसाब से इतना पर्याप्त है, क्योंकि क्लास के ऊपर लिखा हुआ है बेसिक ऑफ ग्रामर। मैं एडवांस नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ, और ये बेसिक में इतना आपके लिए पर्याप्त है। एडवांस जब मैं पढ़ लूंगा तब पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। राम राम, जय हिंद, टेक केयर, सो जाओ।